नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट बताइए कैसे हैं आप लोग। कल किस टॉपिक पे हम चल रहे थे वो मुझे बताओ। क्लास के अंदर मैं देख पा रहा हूँ दीपक, दिवाकर, कोमल, शौर्या, माही, निधि, अक्षिता, आकाश, दीपांशु, प्रियांशु, गौतम। फटाफट मुझे बताओ, लास्ट इसी टॉपिक पर थे हम। चलिए भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? सही हो आप? बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये आपका टॉपिक था, अमेंडमेंट हुआ है क्या कभी प्रियम्बल में? तो मैंने बताया था कि तीन शब्द है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रल। ये शब्द जोड़े गए हैं, 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसके अलावा कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना ही चल रही थी। प्रस्तावना के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट केसेस बता दिए थे। अब यहां पे कुछ होते प्रमुख शब्द जिसका प्रयोग इसमें किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है इन शब्दों का मतलब क्या है। तो इस प्रस्तावना के अंदर जो प्रमुख शब्द होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दीपक, लाडले, यहां पे हेडिंग डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन प्रियम्बल। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन प्रियम्बल। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन प्रियम्बल। इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन प्रियम्बल। इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन प्रियम्बल। यूज्ड इन प्रियम्बल। यूज्ड इन प्रियम्बल। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रियम्बल के अंदर यूज हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो प्रियम्बल में यूज हुए हैं। ठीक है, चलिए। क्या आपको मेरी आवाज दिखाई और सुनाई दे रही है? टुग्गू, बाकी बच्चे? प्रस्तावना में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द, प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं भाई, जो यहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बता देते हैं भाई कौन कौन से प्रमुख टर्म्स इसके अंदर यूज होने वाले हैं। उसके बारे में पॉइंटर बना लीजिए, सो दैट कि आप उन पॉइंटर्स के हिसाब से चीजों को समझ पाए, गच पाए, जान पाए। पहला टर्म आपको देखने को मिलता है प्रियम्बल के अंदर, यहां देखिए, इसको बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, सॉवरन जो टर्म है वो ये आता है आपका। सॉवरन टर्म आपको आ जाता है SOVERE, SOVERE, SOVEREIGN। सॉवरन टर्म आपको देखने को मिलता है। सॉवरन टर्म आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? तो टर्म को समझेंगे आखिरकार प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। सर साउंड इज नॉट विजिबल। लाडले, साउंड कभी विजिबल होती नहीं है। साउंड इज ऑडिबल, वीडियो इज विजिबल। ओके चलो, सॉवरन का मतलब क्या वो समझिए। तो सॉवरन यानी प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा देश जो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों पर, जो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों पर, आंतरिक व बाह्य मामलों पर निर्णय ले पाए। निर्णय ले पाए। ठीक है, तो हम बात करें ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर निर्णय ले पाए। द कंट्री दैट कैन कंट्रोल इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ कंट्री। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, बोथ मैटर्स, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों को कर पाए।
ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। कहने की बात यह है कि ये अपने इंटरनल मैटर पे भी खुद डिसीजन देगा, एक्सटर्नल मैटर पे भी खुद डिसीजन देगा, ये कंप्लीटली फ्री होगा, या अपने बनाए संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, या अपने बनाए संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बाय ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन बाय ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन बाय ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं के बनाए संविधान के अनुसार चलेगा, स्वयं के संविधान के अनुसार, स्वयं के संविधान के अनुसार चलेगा, स्वयं के संविधान के अनुसार चलेगा, अनुसार यह चलेगा। इट विल बी ड्रिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्फ, स्वयं के बनाए हुए संविधान के अकॉर्डिंग ये चलेगा, इसी को बोलेंगे सॉवरन या प्रभुत्व संपन्न। अगला होगा लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक की बात करेंगे। लोकतांत्रिक है या डेमोक्रेटिक है, इसकी हम बात करेंगे। जो टर्म होता है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आपको टर्म देखने को मिल जाएगा। डेमोक्रेटिक का टर्म का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या है, तो अब बताइए कि सर लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या होगा। टेल अस द मीनिंग ऑफ दिस। लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या है, बताते हैं। वास्तविकता में जो लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य होता है, वास्तविकता में जो लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य होता है वो क्या होता है? सर जी, लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य यह है कि जो भी देश है वहां पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो। ठीक है, यानी यहां पर जो भी इलेक्शंस हैं, चुनाव प्रक्रिया फ्री एंड फेयर मैनर में हो। चुनावी प्रक्रिया जो भी मतलब चुनावी प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है, या फिर आप समझ लीजिए जो भी वहां का नेता होना चाहिए, लोगों का दल का समूह का नेता, लोगों का नेता, लोगों द्वारा चुना जाए, लोगों द्वारा ही चुना जाए, हाँ, एक फ्री एंड फेयर मैनर में, चुना जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, द्वारा चुना जाए तथा यह स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाए, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुना जाए, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुना जाए, फ्री एंड फेयर मैनर में वह चुना जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब जो भी लीडर है, लीडर इज अपॉइंटेड बाय द पर्सन्स, ठीक है, अपॉइंटेड बाय पर्सन्स इन फ्री एंड फेयर मैनर, वो फ्री एंड फेयर मैनर में वह चुना जाना चाहिए। तो इसके बारे में भी बात होती है, तो वो इसी तरीके से आप याद रखेंगे। यही है डेमोक्रेटिक का मतलब। एक टर्म होता है देन रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सर रिपब्लिक का भी तो कुछ ऐसा ही मतलब होता है। नहीं, रिपब्लिक सिरे से अलग है, सिरे से अलग का मतलब है बिल्कुल अलग है। रिपब्लिक का मतलब समझिए, रिपब्लिक आप देखेंगे, रिपब्लिक आप देख लेंगे तो रिपब्लिक के बारे में हम बात करते हैं, रिपब्लिक टर्म के बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर जी? रिपब्लिक का मतलब आपको देखने को मिलता है, जिसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से कहा जाएगा राजतांत्रिक। राजतांत्रिक आप इसको कह सकते हैं, या गणतांत्रिक इसको कह सकते हैं। गणतांत्रिक बोल सकते हैं, गणतांत्रिक बोल सकते हैं, गणतंत्र भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ रूल की बात कर रहा हूं तो ऐसा करिए, गणराज्य लिख लीजिए। गणतांत्रिक आपको समझ में आने में मुश्किल होगा, गणराज्य लिखिए, गणराज्य लिखिए। तो गणराज्य का मतलब होता है लोगों का राज्य। ठीक है, लोगों का राज्य, गणराज्य को कहते हैं लोगों का राज्य। लोगों का राज्य इसको कहेंगे, लोगों का राज्य हम इसको कहेंगे, लोगों का राज्य, यानी स्टेट ऑफ पर्संस, स्टेट ऑफ पीपल्स। ठीक है, यानी यहां पर जो भी नायक हो, शासक हो, उसकी हम बात कर रहे हैं, वह शासन वंशानुगत की ओर ना भागे। लोगों का राज्य होगा,
तो इसमें शासक लोगों में से चुना जाए, ना कि वंश के अकॉर्डिंग। लोगों में से चुना जाए ना कि वंश के अकॉर्डिंग, ना कि वंश के आधार पर, ना कि वंश के आधार पर। तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज नो हेरिडिटरी रूल। नो हेरिडिटरी रूल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नो हेरिडिटरी रूल। नो हेरिडिटरी, नो हेरिडिटरी रूल। कोई हेरिडेटरी रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट करके आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी क्या कि अभी कुछ ऐसे टर्म्स देखने को मिलते हैं जो बाद में जुड़े, जैसे समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। अब हम उन तीनों शब्दों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे धर्म निरपेक्ष और पथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। सर नेता का चयन वंशानुगत नहीं है, बिल्कुल डुग्गू, यही है। एसएससी ने जो चेंज किया है दिल्ली पुलिस के लिए, टेस्ट सीजीएल वालों के साथ ही होगा क्या? बिल्कुल। ठीक है सर, कब है टेस्ट? डिपेंडेंसी है बच्चे, कब होगा? अनिशा, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड प्राइम। आगे हम बात करते हैं बाकी अन्य शब्द, जैसे हमने बताया। सबसे पहले समाजवादी। समाजवादी आपका देखने को मिलेगा। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां देश का प्रशासन लोगों की, देश का प्रशासन लोगों के कल्याण के लिए हो, देश का प्रशासन लोगों की भलाई के लिए हो, देश का प्रशासन लोगों की भलाई के लिए हो, की भलाई के लिए हो, के लिए हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन फॉर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन फॉर पीपल वेलफेयर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन फॉर, ऑफ नेशन फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल्स। लोगों की भलाई होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि इसमें लोगों की भलाई का होना चाहिए कि भाई जी लोगों की भलाई इसमें हो रही है, राइट? ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो ये समाजवादी है, दिस इज सोशलिस्ट है। ये आपका सोशलिस्ट आपको टर्म देखने को मिल जाएगा। दिस इज समाजवादी, दिस इज सोशलिस्ट। इसके बाद ये शब्द शुरुआती तौर पर नहीं था, जैसे मैंने बताया यह शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था। 42nd संशोधन 1976 के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था। और 42nd संशोधन 1976 जो आपको देखने को मिला है, दिस इज अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आपको देखने को मिला है, ठीक है, 42nd में। तो सोशलिस्ट के बाद आपको देखने को मिल जाएगा अगला टर्म जिसको हम बोल देंगे सेक्युलर। सेक्युलर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। आप जिसको बोलेंगे पथ निरपेक्ष, जिसको हम बोलेंगे, जिसका मतलब है जिस देश का अपना कोई विशेष समूह न हो, ठीक है, याद रखिएगा, जिस देश का कोई विशिष्ट समूह न होना, देश का कोई विशिष्ट समूह। एग्जाम्पल के लिए धर्म, जाति, वर्ग, ठीक है, रंग इत्यादि न हो, इत्यादि न हो।
ठीक है, द कंट्री हैज नो स्पेसिफिक, द कंट्री हैज नो स्पेसिफिक, हैज नो स्पेसिफिक रिलीजन, कास्ट, ग्रुप और रेस etc, ग्रुप, रेस etc। मतलब यार बात क्या है, जो बच्चे पूछे से धर्मनिरपेक्ष में और पथ निरपेक्ष में क्या फर्क है। देखो बच्चे, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिस देश का कोई विशेष धर्म ना हो, लेकिन पथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिस देश में कोई विशेष दल को मान्यता ना हो। क्या आप सर इस बात से ताल्लुकात रखते हैं कि सेक्युलर टर्म संविधान में नहीं होना चाहिए था? देखिए, सेक्युलर टर्म संविधान में होना सुपरफ्लस है। अब यहां में इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आप संविधान के खिलाफ चले जाएंगे? होता हूं तो मैं हिस्ट्री में रिसर्च नहीं करता। रिसर्च करने का मतलब क्या है, मैं हिस्ट्री आपको मैंने पढ़ रखी है तो वही हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा होता हूं। ठीक है, उसमें मेरा रिसर्च वर्क नहीं है। रिसर्च होता है होते हैं, तो उसमें दूसरे के साथ प्यार से रहें, राइट। लेकिन इसके लिए संविधान में ऑलरेडी एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं फ्रैटर्निटी। बहुत बढ़िया सर, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि आप संविधान को गलत बता रहे हैं। मैंने कब कहा संविधान गलत है? मैंने क्या कहा? मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि भाई देश के अंदर जो ये सेक्युलर टर्म आया है, संविधान की शुरुआत में नहीं था। कोई तो बात रही होगी कि नहीं था, वरना डाल सकते थे संविधान निर्माता, क्यों नहीं डाला? अगर आप मुझे गलत ठहरा रहे हो, इसका मतलब है आप उन लोगों को भी गलत ठहरा रहे हो जिन्होंने संविधान को बनाया। बात आई समझ में? जी हां। तो पॉइंट यही है कि बाद में इस टर्म को जोड़ा जाता है केवल बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए। तो धर्म का इसे लेना देना नहीं है। धर्म का हिसाब तो हम खुद इसके अंदर घुसेड़ते हैं कि हाँ, इसको धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अरे होने के लिए तो भारत की अपनी कोई जाति भी नहीं होगी। पर क्या जातिवाद नहीं है क्या भारत में? है। तो बस पॉइंट इज दिस, भारत की अपनी ना कोई जाति है, ना भारत का अपना कोई धर्म है, ना भारत का अपना कोई वर्ग है। हम सब भारतीय हैं। केवल इतना ही टर्म इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेक्युलर आपका है पथ निरपेक्ष। अगर रिलीजियस सेक्युलर यानी धार्मिक की बात करूं तो क्या होगा? तो धार्मिक की अगर मैं बात करूं तो आप समझेंगे देश का कोई विशिष्ट समूह अर्थात धर्म न हो, केवल यही होगा तो ये धार्मिक निरपेक्ष होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म होता अखंडता, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, अखंडता। सेक्युलर के बाद अखंडता यानी इंटीग्रल आपको देखने को मिल जाएगा। इंटीग्रल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब है देश के अन्य टुकड़े ना किए जा सके, देश के टुकड़े न किए जा सके, न हो सके। नो सेपरेशन ऑफ कंट्री, नो सेपरेशन ऑफ कंट्री इन पार्ट्स। कंट्री, कंट्री का कोई सेपरेशन ना हो, इसके बारे में याद रखिए, फटाफट नोट करिए। नोट किया आपने? फटाफट नोट करिए।
नोट हो गया भाई? चलिए, थैंक यू दीपक। आगे बढ़िए। तो इसके बाद आपके ये टर्म खत्म होते हैं, देन आपका अगला हेडिंग स्टार्ट होता है, दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे, मैंने आपको यहीं पर इस चीज को स्पष्ट करके बताया कि सबसे पहले हम संविधान के अंदर प्रस्तावनाओं को पढ़ते हैं, प्रस्तावनाओं को पढ़ने के पश्चात हम बात करते हैं शेड्यूल्स की, देन हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो पुट ऑन द हेडिंग अनुसूची, पुट ऑन द हेडिंग अनुसूची। ठीक है, चलिए शेड्यूल्स की बात करते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने वो मूवी देख ली? तो नहीं भाई, मैंने मूवी नहीं देखी, मैं 2025 में कोई मूवी नहीं देखूंगा। हाँ, मैं प्रणबद्ध हूं। हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए तगड़े तरीके से। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द हेडिंग। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज हेडिंग। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप हेडिंग डाल लीजिए। संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, प्रमुख अनुसूचियां, प्रमुख अनुसूची। तो चलिए प्रमुख अनुसूची के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो मैंने बताया था कि संविधान की शुरुआत में, संविधान की शुरुआत में अनुसूची कितनी थी? संविधान की शुरुआत में, संविधान की शुरुआत में अनुसूची यानी शेड्यूल्स, शेड्यूल्स कितनी थी? संविधान की शुरुआत में शेड्यूल्स कितनी थी? 8 शेड्यूल थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो चुकी है? वर्तमान में शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएंगी 12। करंटली आपको कितनी देखने को मिल जाएगी? करंटली दे आर 12, करंटली दे आर 12। ठीक है, चलिए अब बात यही आती है, सबसे पहली अनुसूचियों को कारण क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों अनुसूचियों को रखा गया? ऑब्जेक्टिव ये होता है, पहले इनकी डेफिनेशन अलग होगी बच्चे, इनकी डेफिनेशन अलग होगी और कारण अलग होगा। परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा क्या है? परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या देखने को मिल जाएगी? डेफिनेशन आपको क्या देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में बताइए। चलिए बताते हैं डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। बताइए सर, हम भी चर्चा इसके बारे में कर पाए। परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है, यानी जो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि भारत में या भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, संविधान में ऐसे प्रस्ताव या फिर ऐसे भारत के संविधान में ऐसे, भारत के संविधान में ऐसे प्रायोजन, ऐसे प्रावधान जो भागों में शामिल नहीं हो पाए, ऐसे प्रावधान जो भागों में शामिल नहीं हुए, भागों में शामिल नहीं, उनको यहां रख लिया गया, नहीं उन्हें अनुसूची बनाया गया, अनुसूची में रखा गया, रखा गया। तो इसके बारे में याद रखना, प्रोविजंस विच आर नॉट इन द प्रोविजंस, provisions which are not in part of, are not in the parts of constitution, which are not in the parts of constitution. So provisions which are not in the parts of constitution are added to schedules, added to schedules, are added to schedules, उनको schedules में डाल दिया गया,
राइट। ये इसकी डेफिनेशन है, बट बच्चे इसकी ऑब्जेक्टिव अलग है कि आखिरकार प्रस्तावना के अंदर या फिर पूरे संविधान के अंदर अनुसूचियों का महत्व क्या, क्यों रख रहे हो, मत रखो। दैट इज द पॉइंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, संशोधन में सरलता के कारण इसको रखा गया है। संशोधन में सरलता के कारण इसको रखा गया है। सरलता के कारण इसको रखा गया है, रखा गया है। संशोधन में सरलता के कारण इसको रखा गया है। जैसा मैंने बताया, सरलता के कारण इसको रखा गया है। प्लेस्ड इन या फिर फॉर इजीनेस इन अमेंडमेंट फॉर इजीनेस इन अमेंडमेंट इसको रखा गया है, यानी अमेंडमेंट में आसानी करने के लिए इसको रखा गया है। अमेंडमेंट में आसानी करने के लिए इसको रखा गया है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो संशोधन में सरलता हो जाएगी, इसलिए इसको रखा गया है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका कारण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 1। अब हम बात करते हैं अनुसूची 1 के बारे में। शेड्यूल 1 की हम बात करते हैं, अनुसूची 1 की हम बात कर लेते हैं। बताइए फटाफट से, शेड्यूल 1 क्या होगी, अनुसूची 1 क्या है। इसमें बताया गया भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। उनकी सीमाएं किस प्रकार से हैं, उनका क्षेत्र किस प्रकार से, उसका यूटी किस प्रकार से है। तो भारतीय राज्यों के अंतर, भारतीय राज्यों के विस्तार की बात यहां पर की गई है। भारतीय राज्यों का विस्तार, भारतीय राज्यों का विस्तार यहां पर बताया गया है। भारतीय राज्यों का विस्तार बताया गया है। आप कह सकते हैं राज्यों का विस्तार, भारतीय क्षेत्रों का विस्तार, एक्चुअली भारतीय क्षेत्रों का विस्तार, क्षेत्रों का विस्तार अर्थात राज्य और यूटी का विस्तार, नाम व सीमा उल्लेख, विस्तार नाम व सीमा उल्लेख, उल्लेख आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो कहने की बात क्या हुई, कहने की बात क्या हुई, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज is expanded in this of Indian territories is given in this। ये रजिस्टर की भांति कार्य करेगा। नोट किया भाई, आपने नोट किया, ठीक है, कर लिया नोट, शाबाश। आपने तगड़ा काम किया कि आपने इसको नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे आपको अगला पॉइंटर क्या देखने को मिल जाएगा। अब वी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंटर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 2, शेड्यूल 2 की हम बात करेंगे। ये शेड्यूल 1 थी। शेड्यूल 2 क्या बताता है, दरअसल ये बात बताता है सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। आप अपने वेतन के बारे में बात करेंगे कि कितना वेतन किसको मिलेगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, भले ही अब वो जज हो, अधिकारी हो, पुलिस वाला हो, मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, उसको वेतन कहां से कितना मिलेगा उसके बारे में उल्लेख यहां पर दिया जाएगा। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में आपको देखने को मिल जाएगा
क्या भला? शेड्यूल 2 में बताया गया है, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी पद अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, के द्वारा, द्वारा पद ग्रहण के बाद, पद ग्रहण के बाद, पद ग्रहण के बाद लिया जाने वाला, लिया जाने वाला वेतन व भत्ता, वेतन व भत्ता, वेतन व भत्ता, ये आपका यहां पर बताया गया है। तो सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा है, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आफ्टर होल्डिंग द पोस्ट, आफ्टर होल्डिंग द पोस्ट, आफ्टर होल्डिंग द पोस्ट, मतलब एक बार क्या हुआ, एक बार आपने पैसा जो है मतलब गवर्नमेंट पद ज्वाइन कर लिया, आप हिस्सा बन गए हमारी कार्यकारी का। अब वो परमानेंट कार्यकारी का हिस्सा बने हो, टेम्परेरी कार्यकारी का हिस्सा बने हो, लेकिन आप हिस्सा बन गए। अगर आप हिस्सा बन जाएंगे तो आपके वेतन व भत्तों का उल्लेख यहां पर किया जाएगा। ये संचित निधि पर आधारित होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं ये संचित निधि पर भारित होते हैं, 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 निधि पर भारित आपको देखने को मिल जाएंगे। डिपेंड्स ऑन कंसोलिडेटेड फंड, डिपेंड्स ऑन कंसोलिडेटेड, डिपेंड्स ऑन कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर यह डिपेंड करते हैं। इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी कंसोलिडेटेड फंड ये आर्टिकल 226 में है। जब आर्टिकल 226 आएगा तब आप इसको और पढ़ पाएंगे, राइट। चलिए कुलदीप बाबू, मैं 12 बजे कहीं पर गया हुआ था, एक दूसरी जो है क्लास थी, इस वजह से नहीं हो पाई आपकी 12 बजे वाली क्लास। अब अनुसूची 3 आप देखेंगे, अनुसूची 3 आप देखेंगे, शेड्यूल 3, ये शपथ के बारे में है। शेड्यूल 3 है ओथ, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, ठीक है। फटाफट हम बात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे फटाफट से। सरकारी पद अधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण से पहले लिया जाने वाला शपथ, तो इसको फटाफट से लिखेंगे। सरकारी पद अधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के पहले ली जाने वाली शपथ, ली जाने वाली शपथ, इसका उल्लेख आपका यहां पर किया गया है, जो शपथ होती है उसका। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसको बोलते हैं ओथ। लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है राष्ट्रपति की शपथ यहां नहीं है। राष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 60 में है, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, नोट करो फटाफट।
न- चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बुक से कवर हो जाएगा, नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाओ अच्छा रहेगा। और शेड्यूल 4 अब लिखेंगे। हाँ सर ही आए हुए थे। कौन से इंग्लिश के सर आए हुए थे, अब सोचो कौन से सर आए हुए हैं। ठीक है, शेड्यूल 4, शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 की अपन बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस शेड्यूल 4, फटाफट बताते हैं बाबू। शेड्यूल 4 की हम बात करते हैं, अनुसूची 4। ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन आपको देखने को मिल जाएगा। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ सीट्स, सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीट्स आएंगी उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात की जा रही है, एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की जा रही है, राज्यसभा में कितनी हो सकती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे किस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, राज्यसभा में सीट्स के बारे में बात की जा रही है, तो वी डिस्कस अबाउट दिस, हम इसके बारे में डिस्कस करते थे क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बात को समझिए। वर्तमान में, वर्तमान में राज्यसभा में, आरएस यानी राज्यसभा में 250 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, मैक्स लोग होंगे, मैक्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। वर्तमान में 245 हैं, वर्तमान में 245 हैं। तो पॉइंट ये होता है कि कौन सा व्यक्ति कहां से है वो इसके अंदर बताया जाता है। ठीक है, चलिए गोपाल सर थे, याद रखिएगा। वर्तमान में 245 हैं, इसके बारे में हम याद रखेंगे। दूसरा एक और पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में याद रखना कि ये जो 245 सदस्य हैं यह किस राज्य से हैं, यह किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र मतलब राज्य या यूटी से हैं, यूटी से होंगे। यही अनुसूची 4 में बताया गया है, यही अनुसूची 4 में लिखा है। यही अनुसूची 4 में लिखा है। ठीक है, चलिए ठीक है नरेश भाई, आगे बढ़े, शेड्यूल 5 देखें। ये अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की चर्चा करेगा। शेड्यूल 5 यानी अनुसूची 5, अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र, क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, क्षेत्र जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन इसमें उल्लेखित किया गया है, का प्रशासन इसमें उल्लेखित किया गया है। बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, एंड ट्राइबल एरिया में बताया गया है। अच्छा, शेड्यूल 5 का ही रेस्पॉन्स देखते हुए हमें पता लगता है कि 244 के पहले क्लॉज में ये बताया गया, आर्टिकल 244 के पहले क्लॉज में, कि इस क्षेत्र का प्रशासन, ये जो क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्रशासन, इस क्षेत्र का प्रशासन इस क्षेत्र का प्रशासन, इस क्षेत्र का प्रशासन कहां पर होगा ये आप बता दीजिए। तो सर इस वाले क्षेत्र का जो प्रशासन होगा, इस क्षेत्र का प्रशासन, इस क्षेत्र का प्रशासन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा। इनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया बाय द प्रेसिडेंट और द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये चीज आप लिख लेंगे, ठीक है, फटाफट लिखिए। ठीक है, चलो आगे बात करूं। ये हाल चाल है, मैं कति बढ़िया भाई, आप बताओ किससे होता हूं। शेड्यूल नंबर 6 की बात करें हैं उड़े कौन सी, शेड्यूल 6 की बात करते हैं। कि शेड्यूल 6 में की बात है, किससे कही गई है, उसके बारे में देखें एक बार। ये कहती है शेड्यूल 6, 5 कर दी आपने, नोट कर दी, लियो फिर। शेड्यूल 6 की बात करते हैं, आसान है भाई वो तो कति। अनुसूची 6 की बात करते हैं। अनुसूची 6 क्या कहती है, बताती है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात की जा रही है। मिजोरम यहां के अनुसूचित क्षेत्र का, यहां के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, यहां के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, आपको देखने को मिल जाएगा। प्रशासन आपको देखने को मिल जाएगा। इस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो दिस इज शेड्यूल 6। पॉइंट वही है कि यहां पर चर्चा की जा रही है। आप याद रखें आर्टिकल 244 के सेकंड क्लॉज में ये बात बताई गई है। सेकंड क्लॉज में ये बात बताई गई कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है मानस, तो यहां बताई ही गई है कि यह प्रशासन राष्ट्रपति या प्रशासक द्वारा होगा। यह शासन राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा। उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा। ठीक है, यह शासन राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर 244 के दूसरे क्लॉज में बात बताई गई है ना भाई। क्या बात है सूरज, ठीक है आगे बढ़े भाई। ये देखो फिर, इसके अलावा आपको बताना लगता है एडीसी की स्थापना भी इसी में दी गई है। एडीसी की स्थापना का जिक्र भी यही है, स्थापना का उल्लेख किया गया है। एडीसी का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिल जाएगी। स्वायत्त जिला परिषद की बात की कर रहे हैं, ऑटोनोमस स्वायत्त जिला परिषद की बात की जा रही है। स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी यहीं पर बताया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुसूची 7 की। इसके बारे में हमें कल बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ब्रॉड है। इसमें है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन है ये, सेंटर
स्टेट रिलेशन, दिस इज सेंटर स्टेट रिलेशन, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।